हमारे इंडिया शहर के आगरा मुगलों के द्वारा एक ऐसा साकार मौजूद है जिसे दुनिया भर के लोग मोहब्बत की निशानी मानते हैं। उस खूबसूरत आलीशान महल को लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री द गुड चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ताजमहल जो कि 24 एकड़ में फैला हुआ है, जो दूर से ही चमकता है। ये मकबरा जहाँ अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल मंडरा रहे हैं। ये इमारत लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये इमारत जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत है, वहीं इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये संगमरमर का एक मकबरा 1 बिलियन मतलब 75,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस मकबरे में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिसकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे तैयार किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिक इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली टॉपिक नहीं है जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाए तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए दिखते हैं, जैसे इस मस्जिद में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन ये भी है कि अगर किसी भी तरह का भूकंप हो या कोई और जलजला आए, अगर ये मीनार गिरते हैं तो बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर कोई आंच न आए। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इनको बनाने वाले किसी सूरत में इस पे एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के कौन कौन से राज थे जो 400 साल पहले से छुपाने की कोशिश की गई, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचा टून को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकते हैं आज की इस एपिसोड में। ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्सों में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए आगरा शहर में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसे हीरे जवाहरात से तौला जाता था। यानी एक तरफ शहाबुद्दीन खुर्रम को बैठाकर और दूसरी तरफ हीरे जवाहरात को रखकर तौला जाता था, और जितना भी हीरे जवाहरात वजन करने पर आते थे वह खुर्रम को दिए जाते थे। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था। इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला था। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा कोर्ट के हरम में ही रहती थी। इन 6 बीवियों में से शाहजहां सबसे ज्यादा मुमताज से मोहब्बत करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल के पायलट खासा फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहेता बेटा भी था। 1628 में यानी बाप के मौत के 7 सालों के बाद उसने शाहजहां की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह
बादशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी, लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं ये खुशियां इतनी जल्दी मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 साल भी गुजरा नहीं था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और इस जंग में भी शाहजहां को जीत मिली, लेकिन शाहजहां अभी इस जंग की खुशी मनाते कि उनको एक और अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 को वह न चाहते हुए भी इस दुनिया अलविदा हो गई। पूरे मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। यह खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि गम की इस परछाई ने तो शाहजहां को काले अंधेरे में ढकेल दिया है। अगले 8 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया और 2 सालों तक न कोई मौसीकी सुनी और न ही परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वे चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां अपनी पूरी दौलत और पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल का काम शुरू कर दिया गया। करीब 2000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगर को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना सिवर के किनारे मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना काफी मुश्किल था। सीवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है। अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर ने सबसे पहले यहाँ पर जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किया। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहे जब तक मजबूत मिट्टी नजर नहीं आ जाती। इस कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया और उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर का ये ट्रिक अब काम कर चुकी थी और अब ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो अब नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने न देखी हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरों से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया। और जब सबको मिलाया गया तो शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आई। बिल्डिंग के टेक्सचर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटों को मौके पर ही बनाया गया। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लाखों तादाद में पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया गया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी इसे संगे मरमर से सजाने को। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाता था। यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे बेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना
मकराना मार्बल ही बुक कर लिया था। यानी जब तक ताजमहल की डिजाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी इस जगह से मकराना मार्बल नहीं ले जाएगा। 1000 हाथियों की मदद से कई हजार टन ओजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोंग इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोंग बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोंग को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोंग को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल के फिनिशिंग के लिए इसको पिएट्रा डोरा या परचनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पिएट्रा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी से बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर के शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर पत्थर को ग्लू के आधार पर चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाले ग्लू कोई आम ग्लू नहीं था। काफी रिसर्चों और लेबोरेटरी के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू सीरा, लेमन जूस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बात में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सूरज ढलते वक्त ये पूरी इमारत गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां उस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना सिपर के जरिए से ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी इंटरेक्शन थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इन इंटरेस्ट की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था। शाहजहां का ये मकबरा तैयार तो हो चुका था, लेकिन मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा कोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी दी गई थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उनको बंद किया गया था उस खिड़की से वो ताजमहल को देख सकता था। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां को मुमताज से अब दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफना दिया गया। अगर ये ताजमहल की रियल स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।